अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी साइंस की बुक देखिए प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें सबसे पहले हम लोग अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस एक बार चेक करते हैं कि कितना हम लोगों को कवर करना है। देखिए पीए फर्स्ट का जो सिलेबस है आपका कंटेंट्स में यहाँ चेक करिए। लेसन नंबर 1 न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, लेसन नंबर 2 न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, लेसन नंबर 3 क्लोथ्स मटेरियल फाइबर टू फैब्रिक, लेसन नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर। ये सभी हमें पीए फर्स्ट के लिए कंप्लीट करने थे, ठीक है। इसमें से हम लोग लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 अपने पार्ट 1 में लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया है, यानी ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया था हमने, पार्ट नंबर 2 में लेसन नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में लेसन नंबर 3, ठीक है। आज हम लोग पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे लेसन नंबर 4। तो ये हमारे पार्ट्स हैं। देखिए पेज नंबर 7 पर सभी लोग चेक करिए। पेज नंबर 7 से हम लोग का लेसन नंबर 1 स्टार्ट हुआ था, एक्सप्लेनेशन पार्ट नंबर 1। देन 8, 9 पर एक्सप्लेनेशन था इसका, 10, 11, 12, 13, 14, 13 तक इसका एक्सप्लेनेशन था लेसन नंबर 1 का, जो हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हो रहा था। फिर हमने पेज नंबर 14 और 15 पर इसकी एक्सरसाइजेस करी थी कंप्लीट, और पेज नंबर 15 पर ही हमने इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में किए थे, ठीक है। फिर आते हैं लेसन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था पेज नंबर 17 से इसका एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारा क्या था पार्ट 2। यहाँ सभी लोग को डेट शो भी करनी है, ठीक है। पेज नंबर 17, 18, 19, पेज नंबर 20, पेज नंबर 21, 22 एंड 23 तक हमने एक्सप्लेनेशन किया था अपने पार्ट नंबर 2 का। देन 24, 25 पर एक्सरसाइजेज थी, क्वेश्चन आंसर हमने इसकी कॉपी में किए थे, ठीक है। सेम इसी तरह से हमने लेसन नंबर 3 अपना यानी कि पार्ट 3 कंप्लीट किया था। पेज नंबर 26 पर है, देखिए पार्ट नंबर 3, डेट शो करनी यहाँ पर सभी को, ठीक है। क्लोथ मटेरियल्स फाइबर टू फैब्रिक, ये हमारा पेज नंबर 26 से लेकर 27, 28, 29, 30, देन 31, 32 का हाफ क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। फिर हमने पेज नंबर 33 पर इसकी एक्सरसाइजेस की थी। पेज नंबर 32 पर हमने 4 पर हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे कॉपी में। अब आ जाइए पेज नंबर 35 पर, ठीक है। पेज नंबर 35 हमें क्या पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज हम लेसन नंबर 4, जो कि हम पार्ट नंबर 4 में कवर करने वाले, ठीक है। यानी कि आज जो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हमारा कंप्लीट क्या होगा, पार्ट नंबर 4 होगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 सभी को पहले डालना, यहाँ पर अपने डेट शो करिएगा जिस भी डेट में आप काम कर रहे हैं, ये वीडियो आपको पहुँच रही है, ठीक है। लेसन नंबर 4 है हमारा हीट एंड टेम्परेचर, हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हीट और टेम्परेचर जो है किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लेसन का प्लान चेक करते हैं एक बार कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कह रहे हैं एक्सप्लेनिंग हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाउ टू डिटरमाइन हॉटनेस और टेम्परेचर, स्टडिंग अबाउट टेम्परेचर एज अ मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी, स्टार्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स एंड देयर यूजेस, एनालाइजिंग द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड इट्स मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं हम एक्सप्लेनिंग हीट। फर्स्ट चेक करिए इसमें, एक्सप्लेनिंग हीट एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, यानी हीट जो है उससे हमें एनर्जी किस तरह से मिल रही है, हम उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर सेम पेज नंबर पर हैं, पेज नंबर 35 देखिए सभी लोग। एक्सप्लेनिंग हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कह रहे हैं सम 18th century साइंटिस्ट प्रपोज्ड अ थ्योरी दैट हीट वॉज एक्चुअली अ सब्सटेंस विच दे कॉल्ड कैलोरी। कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने 18th century में प्रपोज किया कर दिया था ये कि हीट जो है हमारी वो क्या है, एक सब्सटेंस है जिसको हम किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में। वेटलेस एंड इनविजिबल कैलोरी कुड फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ही मूव करती है, ठीक है। अदर साइंटिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ कैलोरी। कह रहे हैं बाकी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कैलोरी की थ्योरी को, यानी हीट की थ्योरी को। इन 1798 बेंजामिन थॉमसन यूज्ड अ साइंटिफिक मेथड टू प्रूव दैट हीट वाज नॉट अ सब्सटेंस। कह रहे हैं कि बेंजामिन यानी कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये कह दिया था कि हीट जो है वो एक सब्सटेंस है, लेकिन कह रहे हैं कि इस चीज़ को बाकी के जो भी अदर साइंटिस्ट थे वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे, यानी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ये कि हीट क्या है, हमारी सब्सटेंस है। तो एक साइंटिस्ट थे 1798 में जिनका नाम था बेंजामिन थॉमसन। उन्होंने क्या किया, इस मेथड को प्रूव किया कि दैट हीट वाज नॉट अ सब्सटेंस, की हीट जो है वो सब्सटेंस नहीं है।
ही सजेस्टेड दैट इट वॉज द मोशन ऑफ मैटर दैट द प्रोड्यूस हीट। उन्होंने क्या बताया कि जब हीट प्रोड्यूस होती है तो जो भी मैटर में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो हमारा हीट जो है वो हमारा सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। ये किसने कहा था? बेंजामिन थॉमसन ने। फिर कह रहे हैं 40 ईयर्स लेटर द ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कोट जूल परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट सीम्ड टू शो दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन डिड इंडीड प्रोड्यूस हीट। ही ऑल्सो फाउंड दैट द मोर मोशन देयर वॉज द मोर हीट वॉज। देखिए फिर कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले ये प्रोड्यूस हुआ गया, हीट सब्सटेंस है। देन बेंजामिन थॉमसन ने क्या बताया गया कि हीट जो है वो एक सब्सटेंस नहीं है। कब बताया था? 1798 में। फिर कह रहे हैं फिर कुछ वक्त बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्होंने, ये पूरा इनका नेम है, इन्होंने क्या परफॉर्म किया? इन्होंने बताया कि हीट ऑल्सो फाउंड दैट मोर मोशन, यानी कि हीट उसमें ज़्यादा मिलेगी जिसमें मोशन ज़्यादा होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस, मोर हीट वॉज प्रोड्यूस, यानी कि उसमें हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं बाई जूल्स टाइम साइंटिस्ट ऑलरेडी न्यू दैट एनर्जी मस्ट बी यूज टू प्रोड्यूस मोशन। बाई पुटिंग दिस फैक्ट टुगेदर विद हिज ऑब्जर्वेशन जूल कंक्लूडेड दैट हीट इज़ सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर जूल ने क्या कंक्लूजन निकाला कि हीट जो है वो सिंपली क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है, वो कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। ना ही सब्सटेंस है, ना ही सब्सटेंस के लिए उन्होंने मना किया। उन्होंने क्या कहा कि हीट, जूल ने ये कंक्लूड किया कि हीट जो है वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। मोस्ट काइंड, पेज नंबर नेक्स्ट टर्न करिए, पेज नंबर 36 पर आइए। 35 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज नंबर 36 पर कह रहे हैं, देखिए पीछे था मोस्ट काइंड ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो मैटर के जो पार्टिकल्स, मैटर जो हैं वो टिनी पार्टिकल से बने हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स, तो उनको हमने क्या नाम दिया? स्मॉल यानी टिनी मॉलिक्यूल्स। सो साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट हीट वाज समहाउ रिलेटेड टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो साइंटिस्ट ने लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला, यानी कि क्या निचोड़ निकाला इस चीज़ का, हीट का, कि हीट जो है हमारी वो क्या है? मोशन से रिलेटेड है, यानी मॉलिक्यूल्स में किस तरह से मोशन हो रहा है तो उसका रिलेशन है हीट से। यानी कि जैसा अगर उसमें मोशन जो है वो ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर मोशन कम होगा तो हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर देखिए हीट, हाउ हीट, देखिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं दस हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट को क्या बताया गया कि हीट एक एनर्जी की फॉर्म है दैट मेक्स अ सब्सटेंस, जिससे क्या हो सकता है? हॉट और कोल्ड हमारी ऑब्जेक्ट जो भी है वो हो सकता है। जैसे कह रहे हैं सब्सटेंस में हमने हीट को ऐड किया तो वो हॉट हो जाएगा, सब्सटेंस में से हमने हीट को रिलीज़ कर दिया तो वो कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे हैं हाउ हीट इज़ प्रोड्यूस। अब कह रहे हैं हीट जो है वो प्रोड्यूस कैसे की जाएगी? मॉलिकुलर एगिटेशन प्रोड्यूसेस हीट। अब वो किस तरह से है? रब अ मार्बल ऑन रफ स्टोन ब्रिस्कली, नाउ टच द मार्बल ऑन योर स्किन, इट इज़ वार्म। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मार्बल को रब करिए किसी भी स्टोन से, तो जब उसको कुछ देर बाद आप टच करेंगे तो वो आप स्किन पर, तो वो कैसी नज़र आएगी? वार्म यानी कि गर्म। रब योर पाम, इसी तरह से पाम कह रहे हैं ये हथेली, हाथ को इस तरह से रब करिए, जो हम सर्दी में अक्सर कहते हैं हमें करने के लिए। तो फिर आप जब कुछ देर बाद देखेंगे तो हमारे जो हैंड होंगे वो हमारे कैसे नज़र आएंगे? हमें वार्म यानी कि गर्म। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में से भी हीट हमारी रिलीज़ हो रही है। तो जितना हम रब करेंगे उतनी ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे उतनी, जितने मोशन होगा मॉलिक्यूल्स का उतनी ही ज़्यादा इसमें हीट रिलीज़ होगी, ठीक है। तो ये किसने बताया था? ये लास्ट में बताया था जूल ने, या जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं सेकंड है कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट। अब फ्यूल का कंबशन से भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो कैसे हो रही है? कंबशन इज़ अ रैपिड केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज। कह रहे हैं कंबशन जो है वो भी एक क्या है? हीट उससे भी रिलीज़ होती है, जो कि किस में होता है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन इन आवर किचन, जो कि हम नॉर्मली किचन में देखते हैं। किचन में हमारा कंबशन होता है तो उससे भी क्या होती है? हमारी हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट में कन्वर्ट होना, उसका ट्रांसफॉर्म होना, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये भी हमारी क्या है? हीट इससे प्रोड्यूस हो रही है। अब कैसे हो रही है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, प्रेस, गीज़र एटसेट्रा आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कह रहे हैं ये सभी क्या है? ये सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिक से चलती हैं, लेकिन इससे हमें क्या प्रोड्यूस होती है? फिर हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इसको क्या एग्जाम्पल दिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये
हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी हमें क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। हमें इसमें ये बताया गया था कि हीट हमें किस किस से मिलती है, तो कंबशन से मिल रही है और रब करने से मिल रही है, वो यानी मार्बल को या हैंड पाम को रब करने से, और थर्ड वन क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी हमें हीट मिल रही है, ठीक है। ये 3 प्रोसेस थे हमें हीट मिलने के। नेक्स्ट है हाउ डू डिटरमाइन हॉटनेस। अब कह रहे हैं कि हम हॉटनेस को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये चीज़ हॉट है, यानी टेम्परेचर उसका हम कैसे बताएंगे। तो कह रहे हैं हाउ डू यू कम to know that a glass of milk kept for you is cold, ल्यूकवार्म, वार्म, हॉट और वेरी हॉट। कह रहे हैं आप ये कैसे बताएंगे कि ये जो ग्लास में मिल्क है, यानी आपका एग्जाम्पल में दे रहे हैं, कुछ भी हो सकती है एग्जाम्पल, तो कि वो जो है वो कोल्ड है या ल्यूकवार्म है या वार्म है या हॉट है या फिर वेरी हॉट है या बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप ये किस तरह से बताएंगे। तो कह रहे हैं यू विल से बाय टचिंग। कह रहे हैं आप कह सकते हैं कि आप उसको टच करके बताएंगे द ग्लास, यानी ग्लास को टच करके आप बताएंगे वो ठंडा है, गर्म है या कम ठंडा है, या ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है, ठीक है। एंड बाय फीलिंग इट, या फिर उसको महसूस करके, या फिर उसको पिएंगे तो महसूस होगा कि हाँ ये थोड़ा गर्म है या ये ज़्यादा गर्म है या ठंडा है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। कह रहे हैं समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, इट मे सो हैपन दैट टचिंग एंड फीलिंग मे गिव यू रॉन्ग रिजल्ट अबाउट हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस। कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, हमने यहाँ क्या बताया कि आप इस चीज़ को टच करके या फील करके बता सकते हैं। कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, ये फीलिंग यानी टचिंग और फीलिंग का जो प्रोसेस है ये भी हमारा कभी कभी रॉन्ग रिजल्ट दे देता है, यानी गलत आंसर दे देता है अबाउट हॉटनेस, यानी हॉटनेस के बारे में। तो उसके लिए भी कोई नई चीज़ बताई गई है कि जिससे हम एकदम एक्यूरेट बता सकें कि ये हॉट है या कम हॉट है या वेरी हॉट है या जो भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, टचिंग से और फीलिंग से बता देते हैं नॉर्मली, लेकिन कह रहे हैं कभी कभी टचिंग और फीलिंग से भी हमें रिजल्ट गलत मिलता है हॉटनेस का, ठीक है। तो उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए क्या है, देखिए पेज नंबर 37 पर आइए। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को सभी लोग रीड करिएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगी शायद थोड़ी बहुत, ठीक। कह रहे हैं फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द टर्म्स हॉट और कोल्ड आर कंपेरेटिव एंड नॉट परफेक्ट और एब्सोल्यूट। कह रहे हैं कि हम परफेक्टली नहीं बता सकते कि इतना गर्म है या ये इतना ठंडा है, ठीक है। दस देयर मस्ट बी अ प्रॉपर मेथड फॉर मेजरिंग। हम हीट टच करके या फिर फील करके हम एक्यूरेट यानी परफेक्ट नहीं बता सकते हैं कि ये इतना ही गर्म है या फिर इतना ठंडा है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके लिए एक मेथड बताया गया है, प्रॉपर मेथड फॉर मेजरिंग, यानी मेजर करने के लिए डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हॉटनेस ही बताएं, कोल्डनेस भी हम इसी तरह से बता सकते हैं ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी की हॉटनेस या बॉडी की कोल्डनेस को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड बताया गया है। अब उस मेथड के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड, कह रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट हीट करता है, बिसाइड्स गेटिंग हॉट, वो कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में बी एक्सपीरियंस्ड बाई इट बिकॉज दीज चेंजेस आर ब्रॉट आउट ड्यू टू हीट। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसे गर्माई मिलती है जिसकी वजह से वो हॉट हो जाता है। दे आर कॉल्ड इफेक्ट ऑफ हीट, इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ, यानी कि हीट का इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। यानी बॉडी हमारी जैसी भी थी उसको हीट दिया गया तो वो कैसा हो गया, हॉट हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि हीट के इफेक्ट। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ऑन हीटिंग वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एक्सपेंड यानी दूर जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पास आते हैं। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होते हैं जब उसको हीट किया जाता है तो वो इस तरह से फैलते हैं, और जब उसको कूल किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं, करीब आते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट टू डिफरेंट एक्सटेंट्स। कह रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है यानी एक्सपेंडेशन जो हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है दोनों के बीच में, इसके भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी भी, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं सेम पेज नंबर पर हैं, पेज नंबर 37। द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन अंडरगो अ चेंज इन इट्स स्टेट। द सॉलिड स्टेट ऑफ आइस, क्या कह रहे हैं, द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट कैन अंडरगो अ चेंज इन इट्स स्टेट्स। क्या है, मटेरियल जो भी ऑब्जेक्ट का है वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है, यानी कि अगर उसको तुम आप हीट दे रहे हैं तो वो हॉट हो जाएगा, और अगर आप उसको कूल दे रहे हैं तो वो कूलिंग टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो कूल हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं द सॉलिड स्टेट ऑफ आइस और वैक्स चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। कह रहे हैं सॉलिड स्टेट को जब आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑन फर्दर, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहे हैं वैक्स, ऑन फर्दर हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। कह रहे हैं वाटर किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में, यानी भाप में। स्टीम कहते हैं भाप को। वाटर को आप जब कभी बॉयल करेंगे तो वो बॉयल किस में हमारा ख़त्म होता रहता है, भाप, यानी अगर आप उसको
जो भी आपने उसको ढकने के लिए यूज़ कर रखा है प्लेट, वो अगर आप हटा देंगे तो वो स्टीम के ज़रिए उसका जो वाटर है वो एक पल ऐसा आएगा कि स्टीम में कन्वर्ट होकर और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, लिक्विड वैक्स इनटू वेपर, और लिक्विड हमारा किस में चेंज होता है? वेपर में। ठीक है, फिर कह रहे हैं दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये सब क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो हम उसको अपनी जगह पे दोबारा से ला सकते हैं। ठीक, कूलिंग ऑफ स्टीम एंड वेपर ऑफ वैक्स कैन, कह रहे हैं स्टीम का कूल होना और वेपर का वैक्स में होना, कैन कंडेंस देम बैक इनटू वाटर एंड लिक्विड। कह रहे हैं इसको फिर हम यानी कि स्टीम को वाटर में ला सकते हैं और लिक्विड को वैक्स को किस में ला सकते हैं? वेपर को लिक्विड में ला सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी रिवर्स कर सकते हैं, इसको रिवर्स बैक कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं सिमिलरली फर्दर कूलिंग ऑफ वाटर एंड लिक्विड वैक्स विल सॉलिडिफाई देम इनटू आइस एंड सॉलिड वैक्स रिस्पेक्टिवली। हीट कैन ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंजेस और रिएक्शन। अच्छा, एक होते हैं केमिकल चेंजेस और एक होते हैं फिजिकल चेंजेस। तो कह रहे हैं हीट जो है वो क्या है? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है ये अभी हम देखेंगे। ओनली वार्म मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड एंड नॉट कोल्ड मिल्क। कह रहे हैं जो भी यानी गर्म दूध, जैसे कि हमारा मिल्क है वो जब गर्मी में उसको रखेंगे तो वो गर्म हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में, यानी कि दही में। कर्ड कहते हैं दही को। लेकिन जो ठंडा मिल्क है अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो आपका कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए मिल्क को क्या देना पड़ेगा? हमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं मिल्क का कर्ड में चेंज होना केमिकल रिएक्शन है। तो अब हमें पता करना चाहिए कि केमिकल और फिजिकल रिएक्शन है क्या। इसमें केमिकल का जिक्र है तो फिजिकल भी बता दे रहे हैं। फिजिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिसको हम अपनी पहले वाली पोजीशन पे ला सकते हैं। जैसे कि हमने वाटर लिया, वाटर को हमने फ्रिज में रख दिया, उसकी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आइस बन गया, उसका बर्फ़ बन गया। फिर हम उसको अगर बाहर कूल कर देंगे यानी फ्रिज से बाहर रख देंगे तो फिर वो वाटर बन सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे हम कह सकते हैं। और केमिकल चेंज वो है जैसे कि आपको यहाँ बता रहे हैं, मिल्क अगर हमारा कर्ड में बन गया है तो दही में कन्वर्ट हो गया है, तो दही को हम दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए कह रहे हैं कि चेंजिंग ऑफ मिल्क जो है, कर्ड में जो चेंज होने का जो प्रोसेस है मिल्क का, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अपनी वापस पहले वाली पोजीशन पर नहीं आ सकता, और इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि पेपर है, हमने पेपर को बर्न कर दिया, जला दिया, तो वो दोबारा से पेपर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये सभी होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन। और वो चीज़ें जिसको हम अपने पहले वाली पोजीशन पर ले आएँ वो हमारी होती हैं फिजिकल चेंजेस या फिजिकल रिएक्शन। फिर कह रहे हैं टेकिंग प्लेस एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। सिमिलरली एनी फूड गेटिंग कुकड इज़ अ केमिकल चेंज ब्रॉट अबाउट ड्यू टू हीट। कह रहे हैं कि इसी तरह से सिमिलरली एनी फूड गेटिंग कुकड, यानी कोई भी खाना अगर आप पका लेते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि आपने उसको ड्यू टू हीट, यानी कि हीट उसके अंदर पास की गई, यानी कि उसको हीट मिली है जिसकी वजह से वो अपना खाना यानी कि कुकड हो चुका है। तो अब उसको हम फिज़िकल चेंज में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई भी खाना पका लिया है तो हम उसको अपने पहले वाली स्टेज में नहीं ला सकते हैं। तो क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि उसको क्या चीज़ दी गई है? यहाँ पर हीट दी गई है। ठीक है, हीट सप्लाई की गई है। तो कह रहे हैं इसलिए वो क्या है हमारा कुकिंग फूड, यानी कुकड जो हो चुका है फूड, वो हमारा केमिकल चेंज होगा। ठीक है, आपको मिल्क कर्ड की तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं फूड की। फिर है अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द लैब आर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाई हीटिंग द केमिकल्स। कह रहे हैं कि इसी तरह से केमिकल्स को हीट करते हैं, वो भी हमारा क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसको हम अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं केमिकल रिएक्शन, और जिसको हम अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर ला सकते हैं वो हमारे होते हैं फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, और इरिवर्सिबल यानी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो क्या है हमारा? केमिकल चेंज या फिर केमिकल प्रोसेस। सेम पेज नंबर 37 पर है। नेक्स्ट देखिए, हीट अफेक्ट द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग। कह रहे हैं हीट भी अफेक्ट करती है लिविंग बींग्स की लाइफ पर। In every living being, whether a plant or an animal, the life process are affected by the temperature of the habitat. कह रहे हैं कि चाहे वो एनिमल प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन्हें टेम्परेचर मतलब क्या कहते हैं, एक एक्यूरेट टेम्परेचर की ज़रूरत है हैबिटेट, यानी उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अब जैसे कि गर्मी है, अगर हमें ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो हमें हीट होगा और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। इसी तरह से कह रहे हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को हीट अफेक्ट करता है टेम्परेचर उन पर, यानी कि टेम्परेचर भी उन पर टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ता है उनके ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर
किस लिए, ऑफ द हैबिटेट यानी उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। फिर कह रहे हैं दिस इज़ वाई सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो एंड राइपन ओनली इन समर। कह रहे हैं इसलिए कुछ फ्रूट जो हैं और कुछ जो सब्जियां हैं, यानी कुछ फल और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो ग्रो होती हैं कब, सिर्फ समर में। वाइल सम अदर ओनली इन विंटर, यानी कुछ ऐसी है, तो आपने देखा होगा जैसे कि भिंडी है वो हमारी गर्मियों में उसकी फसल होती है, और पालक, बथुआ, ये सब इसकी कब होती है, ये हमारी सर्दियों में। तो वही आपको डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं कि कुछ ऐसे फल हैं जिसको जो समर में ग्रो करते हैं, राइप करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विंटर में करते हैं। ठीक है, तो ये क्यों है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर पर डिपेंड है ये सभी चीज़ें, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। फिर कह रहे हैं ऑल्सो मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया गेट किल्ड ऑन हीटिंग द सब्सटेंस कंटेनिंग बैक्टीरिया, हैंस टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ टू फूड मिल्क एंड अदर्स वी आइदर कुक और बॉयल आवर फूड आइटम्स। कह रहे हैं इसी तरह से कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसको हम बिना बॉयल किए या फिर फ्राई किए नहीं खाते हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क को हम बॉयल कर ही खाते हैं, और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुक कर यानी कुकड कर ही, पकाने के बाद ही खाते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं हीट कैन बर्न सम सब्सटेंसेस लाइक पेपर, ड्राई वुड, पेट्रोल, कूल एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि हीट मिलती है किस किस से, क्या चीज़ बर्न करने से, क्या जलाने से, पेपर जलाने से, ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी जलाने से, पेट्रोल से, कोल से, कोयले से, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इन सबको जलाने से यानी बर्न करने से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने खाने को कुकड करते हैं यानी कि बनाते हैं। फिर कह रहे हैं दीज सब्सटेंस कैच फायर ऑन हीटिंग टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कह रहे हैं फिर क्या होता है, इससे हीट प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से हमारा खाना प्रिपेयर किया जाता है। हैंस सम ऑफ दीज सब्सटेंस आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं इसमें से एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, किसमें, डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रीज़ रिक्वायरमेंट में। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों के लिए भी यूज़ किया जाता है इन सब का। नेक्स्ट है पेज नंबर 38 पर आइए, टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ हीट। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर से हमें क्या होता है, मेजर करते हैं हम हीट को। ठीक है, तो उससे हमारा टेम्परेचर पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर या जिस भी चीज़ का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो कितना है, कैसे। तो उसको मेजर करने के लिए भी कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट गिवन है, अब वो हम पढ़ेंगे इसमें। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं टेम्परेचर क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर कर सकते हैं डिग्री में। ठीक है, टेम्परेचर ऑल्सो डिटरमाइन, तो हमसे पूछे कोई टेम्परेचर क्या है तो हम क्या बताएंगे, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर ऑल्सो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कॉन्टैक्ट। कह रहे हैं कि टेम्परेचर हमें ये भी बताता है, जैसे कि सपोज़ दो बॉडीज़ हैं, वो अगर कॉन्टैक्ट में आ रही हैं तो हम बता सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो कितना है। हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट भी हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। याद रखिएगा हीट जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ही मूव करती है। ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कम टेम्परेचर तक हीट हमेशा फ्लो करती है। फिर कह रहे हैं द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़, एसआई यूनिट बता रहे हैं हमें हीट की, वो क्या है, जूल, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ओनली कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड आर डिग्री, और टेम्परेचर को जो हम मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं और फ़ारेनहाइट में करते हैं। सेल्सियस का सिंबल है C, फ़ारेनहाइट का सिंबल है F। ठीक है, अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब आपको यहाँ पर हीट और टेम्परेचर के बीच का कंपैरिजन बताया गया, यानी दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो फर्स्ट है हीट, यहाँ सेकंड है टेम्परेचर, इसको भी सब लोग यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस, तो टेम्परेचर मैंने बताया, टेम्परेचर क्या है, हम बॉडी की हॉटनेस को या कोल्डनेस दोनों ही चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। कह रहे हैं हीट जो है वो इंक्रीज़ कर देती है टेम्परेचर किसका, बॉडी का। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज डिटरमाइंड बाय देयर टेम्परेचर। कह रहे हैं अगर हमें दो बॉडीज़ के बीच का डायरेक्शन मेजर करना है तो हम किससे मेजर करते हैं, उन दोनों के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस देखते जाइए। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, यानी हीट की जो एसआई यूनिट है वो जूल है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एसआई यूनिट हमें दोनों की, जूल की और केल्विन की, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर स्केल। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर स्केल क्या है।
कौन कौन से स्केल हैं? मोस्ट कॉमन स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी कुछ स्केल्स का यूज़ किया गया है। 3 स्केल्स गिवन है, एक है फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, सेकंड है फ़ारेनहाइट, थर्ड है केल्विन। तो सेल्सियस स्केल सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देन फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है सेल्सियस स्केल। द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल का यूज़ किया जाता है वो है सेल्सियस स्केल। वॉज डेवलप्ड बाई एंडर सेल्सियस, इन्होंने डेवलप किया था। द यूनिट इज़ डिग्री सेल्सियस की ये यूनिट है, ठीक है। ऑन दिस स्केल, अगर आपको ये कहीं नज़र आ रहा है लिखा हुआ छोटा सा 0 और ये C, तो इसका मतलब है डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है और ये सेल्सियस है, ठीक है। अगर ये डिग्री और ये फ़ारेनहाइट है तो ये फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0, यानी कि इस स्केल में कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री होता है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, फ़ारेनहाइट स्केल का कहाँ से कहाँ तक है और केल्विन स्केल का कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट जो है सेल्सियस स्केल का वो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट जो है सेल्सियस स्केल का वो 100 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल में देखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल डेवलप्ड बाई गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था ये डेवलप। इट यूज्ड मोस्टली इन USA, ये ज़्यादातर USA में यूज़ किया जाता है और दूसरे अदर कंट्रीज़ में भी, कुछ अदर कंट्रीज़ में। फिर कह रहे हैं द यूनिट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट की क्या यूनिट है, ये डिग्री और ये फ़ारेनहाइट का F, ठीक है। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है इस स्केल का, कौन से स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल का 0 से लेकर 100 तक है और फ़ारेनहाइट स्केल का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन इज़ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल देखते हैं क्या है। केल्विन स्केल इज़ यूज्ड मोस्टली बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कह रहे साइंटिस्ट यूज़ करते हैं केल्विन स्केल का, ठीक है, लेबोरेटरीज में। दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन, हमें ये भी पता होनी चाहिए कि ये स्केल को किसने डिस्कवर किया है और इसका यूज़ कौन करते हैं, कहाँ होता है और इसका टेम्परेचर क्या है, यानी कि बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या, ये 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ हमने पढ़ा, किसने कहाँ पर यूज़ होता है इसका, लेबोरेटरीज़ में होता है, साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसको केल्विन स्केल को मोस्ट घर में यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। घर में जो यूज़ किया जाता है वो है हमारा सेल्सियस स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फिर किसने इन्वेंट किया था इसको, लॉर्ड केल्विन ने इन्वेंट किया था। द यूनिट क्या है इसकी, हाँ फोर्थ जो चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट वो है यूनिट, यानी हमें यूनिट भी पता होनी चाहिए कि इन स्केल्स की यूनिट क्या है। तो सेल्सियस स्केल की यूनिट क्या थी, देखिए सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल की थी डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल की देखिए यहाँ पर केल्विन का K, ठीक है। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब इस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट है 273 और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, पेज नंबर 39 पर देखिए। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 373, अप्रॉक्स बता रहे हैं, पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है, 0.1 0.2 कुछ भी। फिर कह रहे हैं द डिग्री साइन इज़ नॉट यूज्ड इन द केल्विन स्केल, कह रहे हैं केल्विन स्केल में डिग्री साइन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पूछ सकते हैं हमें कि वो कौन सा स्केल है जिसमें डिग्री साइन जो है वो यूज़ ये नहीं किया जाता है। डिग्री साइन इसको कह रहे हैं जो ऊपर छोटा सा 0 बनता है, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल में डिग्री का यूज़ किया जाता है, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में भी डिग्री का यूज़ किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन केल्विन स्केल में डिग्री का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ सिंपल क्या होता है ये केल्विन, ठीक है। पेज नंबर 39 पर देखिए। नेक्स्ट है लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट इसका क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट है इसका वही जो हम पढ़ रहे थे अभी, बॉइलिंग पॉइंट उसका, ठीक है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, और उसका हायर अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिफर टू एज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिफर टू एज द अपर। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो वाटर का वो रेफर करता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट से और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो करता है अपर फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। अपर एंड लोअर पॉइंट ऑन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स आर गिवन बिलो। अब देखिए सेल्सियस स्केल है यहाँ, फ़ारेनहाइट स्केल है यहाँ, केल्विन स्केल है। सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री और अपर फिक्स पॉइंट है 100 डिग्री, यानी कि
फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 0। ये फ्रीजिंग लोअर पॉइंट जो है वो सभी फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट सबके लोअर होते हैं, और अपर जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल का हमने 0 से लेकर 100 पढ़ा था, तो यानी लोअर पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लोअर पॉइंट जो होगा वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारा लोअर फिक्स पॉइंट कहा जा रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा अपर फिक्स पॉइंट कहा जा रहा है। सेकंड, इसी तरह से फ़ारेनहाइट स्केल में चेक करिए, फ़ारेनहाइट में क्या था, 32 फ़ारेनहाइट क्या था इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जो था वो क्या था, 212 था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए केल्विन स्केल में चेक करते हैं। केल्विन स्केल में भी फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 273 था, यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो था 373, यानी कि अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये टेबल ये सभी लोग को याद करनी है कि सेल्सियस का 0 से लेकर 100 तक है, फ़ारेनहाइट का 32 से लेकर 212 तक है, और देन केल्विन का 273 से लेकर 373 तक है, ठीक है। ये टेबल इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। अब इसमें बताना है हमें कि इसका कन्वर्जन, यानी कि अगर हमें फ़ारेनहाइट पूछा गया है तो सेल्सियस गिवन होगा, सेल्सियस पूछा गया है तो ये हमें किस तरह से कन्वर्जन कैसे इन सभी का, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का रिलेशनशिप बता रहे हैं तीनों चीज़ों का। सबसे पहले कह रहे हैं द 3 टेम्परेचर स्केल्स हैव अ रिलेशनशिप, 3 स्केल टेम्परेचर का बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं, बिटवीन देम यानी कि तीनों के बीच का रिलेशन, एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, और कह रहे हैं इसको हम एक से दूसरे में कन्वर्ट भी इजीली कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे यहाँ अभी देखेंगे हम। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 स्केल्स इज गिवन बाय, यानी कि रिलेशनशिप जो है बीच के, किसके बीच के, ये 3 स्केल्स के। कौन कौन से स्केल्स हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है, ठीक है। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल का देखिए डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, इक्वल है ये केल्विन -273 अपॉन 100। केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं आएगा, ठीक है। ये तीनों का रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए, 3 स्केल्स के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट है, अगर इसमें से हमसे कोई भी चीज़ पूछी जा रही है, कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी तो हमें ये बाकी की जो भी चीज़ें होंगी यानी सेल्सियस या फ़ारेनहाइट उसमें गिवन होगा, ठीक है। अगर हमसे सेल्सियस पूछा जाएगा तो फ़ारेनहाइट और केल्विन गिवन होगा, अगर फ़ारेनहाइट पूछा जाएगा तो सेल्सियस केल्विन गिवन होगा, केल्विन पूछा जाएगा तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। हो सकता है तीनों में से हमें 3 ना देके 2 चीज़ों को सिर्फ रिलेशन दिया हो, तो उसमें से 2 चीज़ें अगर होंगी तो एक चीज़ हमें गिवन होगी, दूसरी वाली चीज़ हमसे पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का अगर रिलेशन है सिर्फ, तो सेल्सियस अगर पूछा गया तो फ़ारेनहाइट गिवन होगा, और फ़ारेनहाइट पूछा गया है तो सेल्सियस गिवन होगा। इसी तरह से तीनों में रिलेशन हो सकता है। देन है इफ़ यू कंसीडर ओनली सेल्सियस फ़ारेनहाइट, देखिए जैसे कि मैं बता रही थी, अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आप कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों का रिलेशन हमारा ये हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9। अगर आपको सपोज डिग्री सेल्सियस पूछा गया है तो फ़ारेनहाइट गिवन होगा उसमें, अगर फ़ारेनहाइट पूछा गया है तो उसमें सेल्सियस गिवन होगा, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टेम्परेचर, सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 39। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। अब कह रहे हैं टेम्परेचर अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करना है तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। व्हेन अ पर्सन गेट्स फीवर, कह रहे कि किसी पर्सन को जब फीवर हो जाता है यानी बुखार हो जाता है, हिज बॉडी टेम्परेचर राइजेज, राइजेज कहते हैं बढ़ने को, यानी उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग बाई डॉक्टर इन हॉस्पिटल और एट होम। वो कौन सा थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है इसमें क्लिनिकल, तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसका यूज़ किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ह्यूमन बींग्स करते हैं, कौन कौन करता है, डॉक्टर्स करते हैं हॉस्पिटल में, और घर में करते हैं ह्यूमन बींग्स यानी कि लोग बाग, ठीक है। तो वो कौन सा थर्मोमीटर है जिसका यूज़ करते हैं हम बॉडी टेम्परेचर नहीं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो वो है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द मरकरी प्रेजेंट इन इट्स, मरकरी थर्मामीटर के अंदर जो वाटर लिक्विड जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं मरकरी। तो उससे हमें क्या होता है, उससे पता चलता है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम है या फिर ज़्यादा है। तो कह रहे हैं मरकरी प्रेजेंट है, मरकरी है एक, वो प्रेजेंट होता है इन यानी थर्मामीटर के अंदर। वो क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू नो द बॉडी टेम्परेचर, जो किस में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर में। उस थर्मामीटर सभी ने देखी यहाँ पर गिवन है, थर्मामीटर है, इसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम मरकरी कहते हैं। वो लिक्विड जहाँ तक राइज हो जाएगा यानी जहाँ तक बढ़ेगा या नीचे आएगा, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना है, ठीक है। तो वो कौन है जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर करने में हेल्प कर रहा है थर्मामीटर में, वो है मरकरी।
इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। मरकरी कहाँ प्रेजेंट है? थर्मामीटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो किस में हेल्प कर रहा है? हमें बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प कर रहा है। फिर है अ क्लिनिकल थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम, अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है? लोअर जो है वो इसका है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42, यानी नॉर्मल इतना होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं जब हम स्टार्ट करेंगे थर्मामीटर अपना मेजर करना तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक के बीच में मिलेगा। फिर है दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी नेवर गोज बियॉन्ड दीज लिमिट्स, यानी 35 से लेकर 42 के बीच का टेम्परेचर ही ह्यूमन बींग का नॉर्मली रहता है, इससे कम नहीं होता है, ठीक है। नॉट बिलो 35 डिग्री और 40 अबव 42, यानी 35 डिग्री से कम नहीं होगा टेम्परेचर और 42 डिग्री से अबव नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर है दिस इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो ये क्या है? इसको कहते हैं रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की क्या रेंज है? 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज बताइए तो हम रेंज यानी कि वो कितना है, उसका मेजरमेंट क्या है, लोअर और हायर, तो हम क्या बताएंगे? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉडी टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा या कम होगा तो वो हमारी कोई भी डिजीज़ होगी, यानी फीवर होगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है रेंज उसकी? इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेंज हमें पता होनी चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक है। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हमसे कहा जा रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कैसे करें, यानी कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो कह रहे हैं बिफोर यूजिंग, यानी यूज़ करने से पहले, बिफोर यानी पहले, यूजिंग यानी इस्तेमाल, कह रहे हैं इस्तेमाल करने से पहले द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कह रहे हैं कि सॉल्यूशन होता है उससे थर्मामीटर को वॉश किया जाता है, ठीक है, एंड ड्राइड, और फिर उसको ड्राई किया जाता है यानी सुखाया जाता है। पेज नंबर 40 पर देखिए, ड्राइड यूजिंग अ कॉटन स्वैप, किससे सुखाया जाता है? कॉटन होती है उससे, उस थर्मामीटर को वॉश करने के बाद सॉल्यूशन में जब उसको वॉश कर लेते हैं यानी धो लेते हैं, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है कॉटन से। फिर कह रहे हैं होल्ड द टेम्परेचर फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, कह रहे हैं टेम्परेचर को बहुत आराम से पकड़ के और उसको जर्क यानी कि इस तरह से, जर्क कहते हैं झटकने को, झटकते हैं ताकि उसमें जो लिक्विड है यानी जो हमने सॉल्यूशन यूज़ किया है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वो उसमें से रिलीज़ हो जाए, ठीक है, यानी कि बाहर आ जाए। फिर कह रहे हैं द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, और जब हम उसको जर्क कर देते हैं तो जो भी उसका जो लेवल होता है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे कम 35 डिग्री पर आकर रुक जाता है वो, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो क्या बताया हमें, अपने थर्मामीटर को वॉश करना होगा, उसमें आपको वो सॉल्यूशन में, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, और फिर क्या करना होगा, उसको ड्राई करना होगा, किससे? कॉटन से, और फिर उसको हल्का सा जर्क करके, जर्क करने से क्या होगा, हमारा जो भी मरकरी का जो भी लेवल होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? बिलो यानी 35 डिग्री पर आ जाएगा, ठीक है, जितना उसको होना चाहिए। नेक्स्ट है नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, और फिर क्या करेंगे, जो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है यानी आगे का जो पोर्शन होता है उसको अपने माउथ में रखेंगे, अंडर योर टंग यानी टंग के अंडर यानी के नीचे, फॉर अबाउट 2 मिनट्स, कितनी देर तक? 2 मिनट तक। इन केस ऑफ चाइल्ड, कह रहे हैं अगर कोई बच्चा है तो प्लेस इट बिलो द आर्मपिट एंड नॉट इन द माउथ, तो क्या करेंगे हम, उसको हाथ के यानी बगल में रखेंगे, माउथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है बच्चा उसको चबा ले, ठीक है। फिर कह रहे हैं आफ्टर 2 मिनट, कह रहे हैं फिर 2 मिनट के बाद टेक द थर्मामीटर आउट, यानी थर्मामीटर को बाहर करें हम, एंड रीड द मरकरी लेवल, और मरकरी लेवल को पढ़िए फिर उसके बैक से, जहाँ उसका बल्ब था, जहाँ उसको रखा था अपने माउथ के अंदर, टंग के अंदर या आर्मपिट में, वहाँ से नहीं पकड़ेंगे हम, कहाँ से पकड़ेंगे? उसके बैक से, और उसको रीड करेंगे कि मरकरी लेवल अब उसका 35 डिग्री से हमने स्टार्टिंग की थी तो वो अब कहाँ तक रुका है, बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली यानी इस तरह से उसको पकड़ें। सपोज आपने ये आपका बल्ब है, ये आपने माउथ के नीचे टंग में रखा था, तो यहाँ से कोई नहीं पकड़े उसको यहाँ से पकड़ा जाएगा हॉरिजॉन्टली, यानी इस तरह से, कोई इस तरह से नहीं पकड़ेगा उसको, ना ही इस तरह से, ठीक है। थर्मोमीटर में किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से होल्ड करते हैं, उसको पकड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मरकरी लेवल जो भी होगा वो हमें यहाँ नंबर गिवन होते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली। मैंने बता दिया किस तरह से हॉरिजॉन्टली है, इन द लाइन ऑफ साइट। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, जो भी आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा वो किस में मिलेगा, अच्छा, डिग्री सेल्सियस में, यानी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, यानी कि सेल्सियस स्केल में, ठीक है। यहाँ ये तरीका हमें बताया था कि हमें अब थर्मामीटर को किस तरह से यूज़ करना है,
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हाउ टू यूज़ थर्मोमीटर। अब इसमें बता रहे हैं कि थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करना है। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर, वही पैटर्न है, पॉइंट्स में बता रहे हैं। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़ विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कह रहे हैं थर्मामीटर को वॉश करना चाहिए बिफोर द यूज़ यानी यूज़ करने से पहले, और आफ्टर द यूज़ यानी यूज़ करने के बाद। किससे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उससे, यानी लिक्विड होता है उससे हमें उसको वॉश करना चाहिए। फिर कह रहे हैं रीड द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली। कह रहे हैं जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ के उसको रीड करिए जितना भी उसका मरकरी है लेवल, सो एज टू कीप द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग लाइन टू साइड। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। कह रहे हैं कि उसको केयर से पकड़िए। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं अगर वो हिट हो गया यानी अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा गया तो वो ब्रेक भी हो सकता है क्योंकि वो ग्लास से बना है, ठीक है, बहुत लाइट है। देन कह रहे हैं इट कैन ब्रेक यानी कि वो ब्रेक भी हो सकता है यानी कि टूट भी सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब। बल्ब यानी जो मैंने ये पोर्शन बताया था, जो आपने टंग के नीचे उसको रखा है अंडर, उसको आपको नहीं पकड़ना है, उसके बैक को पकड़ना है, ठीक है। वाइल रीडिंग इट। कह रहे हैं रीडिंग करते यानी कि उसको पढ़ते वक्त जब आप उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आप इसको ना पकड़ के इसको पकड़ें, ठीक है, इसको होल्ड करें। देन कह रहे हैं डू नॉट स्टेलाइज द थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर एंड एज इट विल ब्रेक द बल्ब। कह रहे हैं उसको बॉइलिंग वाटर में भी नहीं रखना चाहिए यानी कि गर्म पानी में नहीं उसको वॉश करेंगे। यहाँ जो वॉश करने के लिए बताया है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, हमें उसमें ही उसको वॉश करना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि उसको बॉइलिंग वाटर में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बहुत लाइट है तो वो ब्रेक हो जाए उसका बल्ब, यानी ये आगे वाला पोर्शन क्यों हो जाए? हीट से। फिर कह रहे हैं 6 पॉइंट है अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर द फ्लेम इट में ब्रेक। कह रहे हैं अवॉइड करिए, कीपिंग यानी थर्मोमीटर को किससे दूर करिए? सन से या फिर जो फ्लेम होती है यानी आग से दूर रखिए। क्यों? क्योंकि वो इससे भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसको हीट नहीं मिलनी चाहिए, उससे वो नाजुक है बहुत, इसलिए वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें देखिए डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो मैंने बताए थे थर्मोमीटर 2 टाइप्स के होते हैं। लेबोरेटरी है जिनको हम लैब में यूज़ करते हैं साइंटिस्ट लोग, और नेक्स्ट होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स और घर में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसको रीड करेंगे सभी लोग, लेबोरेटरी और क्लिनिकल का फ़र्क बताया है क्या डिफरेंस है। जैसे कि फर्स्ट है अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ मच लॉन्गर देन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। कह रहे हैं लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, किससे? क्लिनिकल थर्मोमीटर से। क्लिनिकल थर्मोमीटर इतना साइज़ का होता है बस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कह रहे हैं साइज़ में बड़ा होता है क्लिनिकल से, और क्लिनिकल थर्मोमीटर कह रहे हैं वो छोटा होता है साइज़ में लेबोरेटरी से, ठीक है। तो इसी तरह से ये डिफरेंस पढ़ने हैं आपको। रेंज बता रहे हैं यहाँ पे लेबोरेटरी की रेंज क्या है? 0 डिग्री से 100 डिग्री है, और क्लिनिकल की क्या है? 35 डिग्री से 42 डिग्री। तो ये 4 पॉइंट्स आपको रीड करने हैं इसमें से। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 40 है कंडक्शन। अब हम इसमें देखेंगे कि कंडक्शन क्या है, ठीक है। तो दिस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड ओनली। कह रहे हैं कि कंडक्शन का जो ट्रांसफ़र मोड है, मोड जो है ट्रांसफ़र का, वो किस में होता है? सिर्फ सॉलिड में ही होता है, ठीक है, ना ही लिक्विड में और ना ही गैसेस में होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंडक्शन में जो ट्रांसफ़र होता है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र है हीट का, वो कैसा है? सॉलिड है या लिक्विड है, या सॉलिड लिक्विड है, या फिर गैस है, ओनली गैस। तो वो क्या है? ओनली लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रिकॉल फ्रॉम द नॉलेज ऑफ योर प्रीवियस क्लासेस दैट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कह रहे हैं आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उसको यानी कि उसके अंदर के बीच की इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस नहीं होती। जैसे कि एक ये पार्टिकल है तो दूसरा ये पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, तो ये जो स्पेसेस हैं वो नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, जिसकी वजह से इनको सेपरेट करना भी मुश्किल होता है। तो क्या रीज़न है इनको सेपरेट ना करने का, यानी क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। कौन? सॉलिड्स। लिक्विड्स जो होते हैं वो कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस जो होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विद वेरी लिटिल स्पेसिस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच में बहुत लिटिल, यानी जो इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस क्या होती हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेसिस होती हैं, यानी ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, इनके बीच में जो भी स्पेसिस होंगी वो होती है इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस। तो कह रहे हैं कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनको रिमूव करना यानी कि सेपरेट करना, अलग करना डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो कह रहे हैं ऑल्सो पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर
फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि ये कह रहे हैं अपनी ही पोजीशन पे ही ये वाइब्रेट करते हैं, दूसरी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। फिक्स्ड पोजीशन यानी कि खुद की पोजीशन पे जहाँ पर ये फिक्स्ड है एक बार। फिर कह रहे हैं व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स वाइब्रेट इवन मोर, कह रहे हैं कि जब भी मटेरियल को आप हीट करेंगे तो वो वाइब्रेट होना शुरू कर देगा ज़्यादा, यानी जितना उसको हीट सप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा वो ज़्यादा हीट करेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि दे वाइब्रेट मोर, यानी उतना ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगा। फिर कह रहे हैं दे बैंग इनटू द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम एंड द नेक्स्ट वन ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। इसी तरह से एक अगर वाइब्रेट होगा, एक उसका पार्टिकल, तो दूसरा जो होगा वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, वाइब्रेट मोर, मतलब जितनी आप उसको हीट देंगे उतना ही ज़्यादा वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं नाउ इट is the turn of these more vibrating particles to bang into the further next one and may them also vibrate more, thus the heat is automatically carried from one particle to another। यानी कि ये जैसे कि सपोज ये 4 पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये आपस में रखे हुए हैं, अगर आपने इसको हीट सप्लाई की है तो ऑटोमेटिकली ये वाइब्रेट होना तो स्टार्ट करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो इससे अटैच्ड मॉलिक्यूल्स हैं यानी पार्टिकल्स हैं यानी सब्सटेंस है, जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है, वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कैरीड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय वे इंक्रीज्ड वाइब्रेशन। तो इसी तरह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक और दूसरे से तीसरे तक इस तरह से वाइब्रेशन इन सब में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन है पेज नंबर 41 पर देखिए, देयर आर सर्टेन मटेरियल्स विच ट्रांसफ़र हीट बाय कंडक्शन वेरी इजीली। कह रहे हैं कुछ मटेरियल्स बताए गए हैं जिससे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं हीट को बहुत ही आसानी से कंडक्शन के ज़रिए। वो क्या है, वाइल सम अदर्स डू नॉट, कह रहे हैं कुछ जो है वो नहीं कर सकते, यानी सम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंडक्शन के ज़रिए और कुछ को हम ट्रांसफ़र, यानी ये कह सकते हैं कि सभी तरह की जो हीट हैं वो हम कंडक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ कुछ हीट्स को कर सकते हैं, बाकी की हीट्स को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मटेरियल विच कंडक्ट हीट ईजिली थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या हैं हमारे, वो मटेरियल जो हीट कंडक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर द मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट ईजीली, बहुत आसानी से हीट कंडक्ट करें, वो हमारे कंडक्टर, जिनको हम गुड कंडक्टर्स भी कहते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर कह रहे हैं ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास एट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, आपको एग्जांपल दिए हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट के। तो गुड कंडक्टर ऑफ क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ें जो हीट कंडक्ट करें ईजिली, वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि एल्यूमिनियम है, और भी आपको आयरन एग्जाम्पल दी है, सिल्वर है, गोल्ड, कॉपर। ठीक है, यानी उसमें हीट जो है वो जल्दी सप्लाई हो जाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाएगी। वुड है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, क्योंकि उसमें हीट जो है वो लेट से सप्लाई होती है, यानी पास जो होगी लीड वो उसको टाइम लगेगा पास होने में। ठीक है, जो ईजिली हो जाए, बहुत जल्दी तेज़ी से हो जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये आपको एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास एट्सेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सब क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, नेक्स्ट है द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट थ्रू देम आर नोन एज पुअर कंडक्टर। कह रहे वो मटेरियल जो कंडक्ट नहीं करेंगे हीट, यानी कि उनके अंदर से हीट पास नहीं होगी, इजीली पास नहीं होगी, पास होगी लेकिन लेट से होगी, वक्त लगेगा, वो हमारे कहलाते हैं पुअर कंडक्टर, जिनको हम इंसुलेटर भी कहते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर और कंडक्टर अपोजिट हैं, यानी पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, और पुअर कंडक्टर को क्या बताया गया है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, यानी जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स हमारे कंडक्टर्स होगा, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर जो हैं वो अपोजिट है। कंडक्टर्स हमारे वो हो गए जो हीट कंडक्ट करेंगे, इंसुलेटर हमारे वो हो गए जो हीट कंडक्ट नहीं करेंगे या फिर लेट से कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, वुड है, लकड़ी है, इसमें हीट पास होती है लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। ब्रिक्स हैं, ईंट है, प्लास्टिक है, पेपर, ग्लास, वूल, कॉटन, ये सभी आपको एग्जाम्पल दी हैं। आइस है, स्नो एंड एयर आर द सम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं ये सब, यानी कि ये क्या है, इंसुलेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 41, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब एयर को भी क्या बता रहे हैं, बैड कंडक्टर, क्योंकि एयर में कोई भी हीट हीट पास नहीं होती है। ठीक है, कह रहे हैं देयर फोर द प्रेजेंस ऑफ एयर इन फ्लफी कॉटन थ्रेड्स ऑफ वूल। कह रहे हैं इसलिए वूल के अंदर जो थ्रेड होता है या कॉटन में जो एयर प्रेजेंट होती है, वुलन फैब्रिक्स होते हैं यानी क्लोथ्स होते हैं, मेक देम ऑल्सो द बैड कंडक्टर। क्यों ये सभी बैड कंडक्टर है यानी इंसुलेटर है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये सब भी चीज़ें क्या हैं, यानी कॉटन, थ्रेड ऑफ वूल, वुलन क्लोथ्स यानी वुलन फैब्रिक्स, ये सभी क्या चीज़ें हैं, एयर है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर।
या फिर पुअर कंडक्टर थी, ठीक है। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स यूज्ड बाय अस। अब हमें बताना है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को हम यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल में लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ द यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट इन आवर होम्स एंड इंडस्ट्रीज आर गिवन बिलो। कह रहे हैं कि कुछ जो यूजेज हैं गुड कंडक्टर्स के और बैड कंडक्टर्स के हीट के, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट के जो यूजेज हैं वो हम अपने घर में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, वो कह रहे हैं वो हमारे यहाँ पर पॉइंट्स में गिवन है। अब फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो गुड कंडक्टर के हैं और लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं 3 और 4 वो हमारे बैड कंडक्टर्स के हैं। तो फर्स्ट है गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स लाइक स्टील, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स सो दैट दे कैन ईजीली ट्रांसफ़र द हीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गुड कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, स्टील है जैसे कॉपर है और एल्यूमिनियम है, आर यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जो आपने देखी कुकिंग यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन को, यानी खाना बनाने के लिए जो हम यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं, बर्तन का यूज़ करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यानी कि उसके अंदर से हीट जो है वो ईजिली सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना ईजिली कुकड हो जाता है, यानी कि बन जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सो दैट दे कैन इजीली ट्रांसफ़र द हीट, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र जल्दी हो जाती है और हमारा खाना जो भी है वो कुकड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जो भी यूटेंसिल्स हैं वो क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर है, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन के बेस यानी कि ये जो चीज़ होती है इसमें यूज़ होता है सोलर हीटिंग पाइप्स में, बॉयलर्स में, इन केमिकल एंड टेक्सचर यानी इंडस्ट्रीज़ में। तो इन सब में भी क्या कौन से कंडक्टर का यूज़ किया गया है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का, ठीक है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर बैड कंडक्टर का यूज़ बता रहे हैं, यानी यहाँ पर ये हाउस होल्ड में बता दिया कि हाउस में किस तरह से इस्तेमाल है, तो यूटेंसिल्स का इस्तेमाल है। इंडस्ट्रीज़ में कैसे, इलेक्ट्रिक आयरन है जैसे सोलर इलेक्ट्रिक पाइप्स है, टेक्सटाइल्स में, तो ये सब क्या है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बैड कंडक्टर का यूज़ देखिए, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज वुड, प्लास्टिक एंड बेकेलाइट आर यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक आयरन एट्सेट्रा। अच्छा देखिए जो भी हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं यानी कि बर्तन यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट के, लेकिन उसकी जो हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स यानी जिसको हम पकड़ते हैं, वो हमारे होते हैं बैड कंडक्टर के। क्यों? क्योंकि अगर वो भी हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे तो उसमें भी हीट हमारी ईजिली सप्लाई होगी और हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हैंडल्स जो होते हैं उसमें क्या चीज़ किस तरह के कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट का यूज़ किया जाता है, यानी इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, बेकेलाइट है, ठीक है, प्लास्टिक है या फिर वुड है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी हीट इसमें लेट से बहुत सप्लाई होती है तो ये इजीली हीट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, यानी कि गर्म नहीं हो पाते हैं। इसलिए हैंडल्स जो होते हैं यूटेंसिल्स के उनको हम, या फिर ये आप आयरन देख रहे हैं, आयरन का जो ऊपर का पकड़ने का हिस्सा होता है उसको आप वुड से लगाते हैं, ठीक है। ये प्रेस देख रहे हैं, प्रेस का जो ऊपर का पोर्शन है उसको प्लास्टिक से लगाते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें हम बैकलाइट यूज़ करते हैं हैंडल्स को लगाने के लिए, या फिर प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी हीट जो है वो इजीली सप्लाई ना हो, ठीक है, और हम उसको इजीली पकड़ सकें। नेक्स्ट है बैड कंडक्टर, ये आपको होम में यूज़ बता दिया है बैड कंडक्टर का, जैसे कि गुड कंडक्टर का बताया था, फिर गुड कंडक्टर का इंडस्ट्रीज़ बताया था। अब बैड कंडक्टर का इंडस्ट्रीज़ में देखिए, कह रहे हैं बैड कंडक्टर्स लाइक फ्लव्ड अप कॉटन एंड वुलेंस आर यूज्ड बाई अस क्विल्ट्स एंड गारमेंट्स टू प्रिवेंट अवर बॉडी वार्म। कह रहे हैं कि वुलेंस क्लोथ जो होती हैं वो हमारे सभी क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी हीट जो है जल्दी पास नहीं होती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं सर्दियों में, यानी गर्म कपड़े बनाते हैं, जिसका हम यूज़ कब करते हैं, विंटर्स में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के यूज़ जो हम अपने घर में और इंडस्ट्रीज़ में या फिर क्लोथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, जैसे हमने कंडक्शन पढ़ा था इसी तरह से नेक्स्ट है कन्वेक्शन। इसमें तो कन्वेक्शन देखेंगे क्या है, दिस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस इन लिक्विड। अच्छा कंडक्शन जो हमने पढ़ा था वो जो ट्रांसफ़र मोड जो था, मोड ऑफ ट्रांसफ़र था, वो सिर्फ सॉलिड में हो रहा था। कन्वेक्शन का जो है वो सिर्फ लिक्विड और गैसेज में होगा, यानी सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होगा और कंडक्शन में लिक्विड में और गैसेज में कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसकी, कंडक्शन का जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है वो क्या है, हीट का सॉलिड में है ओनली, और कन्वेक्शन का जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है हीट का वो क्या है, लिक्विड और गैसेज में है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ लिक्विड और अ गैस इज़ हीटेड, कह रहे हैं आप जब भी कभी लिक्विड को और गैस को हीट करेंगे यानी उसको टेम्परेचर देंगे उसको ज़्यादा, इट्स पार्टिकल्स नियर द फ्लेम गेट हीटेड एंड मूव अपवर्ड। तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एज अ फ्लेम हीट होंगे और अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ
मूव करने लगेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं द स्पेस लेफ्ट बाय देम इज़ क्विकली फिल्ड बाई द कोल्डर पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। कह रहे हैं स्पेस जो है यानी इन पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है यानी कि फील्ड है। कह रहे हैं नाउ दीज पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स हैं गेट हीटेड, उनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और राइज अपवर्ड, तो वो क्या होते हैं, ऊपर के साइड में राइज होते हैं, ठीक है। The process continues and gradually more and more particles of a liquid or gas keep on getting heated. In this process, the heat gets transferred onto a substance by the actual movement on heated particles within the substance. तो ये कह रहे हैं इससे क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स हैं हमारे कन्वेक्शन में वो क्या होता है, अपवर्ड यानी अपवर्डली मूव करते हैं, डाउनवर्डली मूव नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 42। Convection cannot take place in solid because their particles are fixed in the respective place and not free to move within the substance. कह रहे हैं कन्वेक्शन जो है मैंने बताया था सॉलिड में प्लेस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में करेगा। क्या रीज़न है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, किसके, सॉलिड के, और कन्वेक्शन जो होगा वो फिक्स्ड पार्टिकल्स के बीच में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इन द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द मस्टर्ड सीड्स एट द सेंटर ऑफ द फ्लास्क नियर द फ्लेम राइज अपवर्ड। कह रहे हैं आपने इस एक्टिविटी को रीड करिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं इसमें देखा होगा कि इसमें जो टेम्परेचर है वो कहाँ राइज हो रहा है, यानी अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। टिल द अपर लेयर ऑफ द वाटर एंड देन फॉल डाउन फ्रॉम द साइड ऑफ द फ्लास्क। कह रहे हैं पहले क्या हुआ है, अपवर्डली हुआ है वो अपवर्ड लेयर ऑफ द वाटर एंड देन फॉल डाउनवर्ड, और फिर क्या हुआ है वो डाउनवर्ड हुआ है, ठीक है। देन एक्चुअली रोज विद द हीटेड पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड फेल डाउन अलॉन्ग विद द कोल्डर पार्टिकल्स। ये कह रहे हैं ये कहाँ से हीट करेगा, ये भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर ही, यानी हीटेड पार्टिकल से कोल्डर पार्टिकल तक ये मूव करेगा, ठीक है, एट द साइड ऑफ द फ्लास्क। कह रहे हैं दिस इज हाउ कन्वेक्शन करंट्स आर फॉर्म्ड इन अ फ्लूइड when it is heated from one and let us perform another activity। इसी तरह से आपको देखिए सेकेंड एक्टिविटी गिवन है, इसको भी यहाँ पर रीड करनी है। नेक्स्ट है फिर इसमें यूजेस ऑफ कन्वेक्शन। जैसे कि हमने कंडक्शन के यूजेस देखे थे, इसी तरह से हमें यहाँ पे कन्वेक्शन के यूज़ देखने हैं कि इस करंट का यूज़ हम क्यों करते, किस लिए करते हैं अपनी लाइफ में। फिर इन अवर डेली लाइफ वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन करंट दैट इज़ हॉट फ्लूइड राइजिंग अपवर्ड एंड कोल्ड फ्लूइड सिंकिंग डाउनवर्ड। यानी कि राइजिंग अपवर्ड जो होगा वो हॉट होगा, और जो सिंक होगा यानी जो सिंकिंग कहते हैं डूबने को, वो क्या होगा, डाउनवर्डली होगा, ठीक है। टू अ नंबर ऑफ सिचुएशन, सम ऑफ देम आर, आपको कुछ इसमें बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है एयर कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स आर फिटेड एट हायर पोजीशन ऑन द वॉल्स ऑफ ऑफिसेज एंड होम्स। कह रहे हैं एयर कूलर्स आपने देखी होंगी और एयर कंडीशनर्स देखी होंगी, वो कहाँ पर फिट किए जाते हैं, हाई पोजीशन पर यानी कि ऊपर। क्यों किए जाते हैं ऑफिसेज में और होम्स में, सो दैट द कोल्ड एयर जनरेटेड बाई देम मूव्स डाउनवर्ड, क्योंकि जो कोल्ड एयर इससे मिलती है वो हमें डाउनवर्डली मिलेगी, ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को ऊपर की तरफ फिट किया जाता है। अगर हम इसको नीचे लगाएंगे तो इसकी एयर ऊपर जाएगी और हमें एयर उसकी नहीं मिल पाएगी। फिर कह रहे हैं एंड बी मोर इफेक्टिव इन कूलिंग द होल रूम क्विकली, और इस तरह से हमारा जो भी रूम है वो क्विकली यानी तेज़ी से कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये रीज़न है इसको एयर कंडीशनर्स को और एयर कूलर्स को ऊपर लगाने का, यानी हायर पोजीशन पर फिट करने का। क्यों, क्योंकि इसके जो कोल्डर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, कोल्डर मॉलिक्यूल्स डाउनवर्डली, ठीक है। नेक्स्ट है द रूम हीटर्स आर प्लेस्ड एट और नियर द फ्लोर्स ऑफ रूम। अब इसी तरह से कह रहे हैं रूम हीटर जो होते हैं, यानी रूम में जो हीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो रूम हो वो हॉट रह सके थोड़ा, उसको कहाँ पर रखते हैं, कह रहे हैं नियर यानी पास में, फ्लोर के या फिर रूम के बिल्कुल फ्लोर पर, ठीक है। कह रहे हैं क्यों, द हेयर हीटेड बाई देम राइज अप सो द कन्वेक्शन करंट इन द रूम एंड द हीट अप इन द एयर टू द रूम क्विकली एंड द। इसी तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से रूम क्या कहते हैं, हमने एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर्स का यूज़ बताया था, उसको हम अपवर्डली यानी हायर पोजीशन पर लगाते हैं। इसी तरह से रूम हीटर जो होते हैं उसको हम फ्लोर के पास में, यानी कि रूम के पास में जो फ्लोर है वहाँ पर लगाते हैं, ताकि क्या हो, द एयर हीटेड बाई देम राइज अप, और एयर जो हमें रिलीज़ हो रही है उससे हीट हो रही है वो हमारी निकल सके, और जो भी हमारा रूम है वो कैसा हो सके, हीट हो सके। अब द एयर ऑफ द रूम क्विकली एंड यूनिफॉर्मली,
ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फिर द फ्रीजर्स इनसाइड द रेफ्रिजरेटर आर सराउंडेड बाय द कूलिंग पाइप्स एंड इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है उसको भी अपवर्डली लगाते हैं। द फ्रीजर्स आर ऑलवेज लोकेटेड एट द टॉप, उसको भी कहाँ पर रखा जाता है, टॉप पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या देगा, उसको कूलिंग देगा, यानी कि ठंड उसको प्रोड्यूस करनी है। तो वो कूलिंग अगर उसको चाहिए तो वो कैसे मूव करती है, कोल्ड एयर हमारी डाउनवर्ड, हमेशा याद रखिएगा कोल्ड एयर हमारी डाउनवर्ड मूव करेगी और जो भी हॉट एयर होगी वो हमारी अपवर्ड मूव करेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को फिक्स्ड करते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। अब हम इसमें देखेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लेनेट। सभी जानते हैं कि प्लेनेट पे जो हमें एनर्जी मिलती है वो किससे, यानी कि लाइट जो मिलती है वो हमें किससे मिल रही है, सन से। नेक्स्ट है इट सिंपली मीन्स दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, यानी कि इसका क्या मतलब है, जिससे हमें हीट और लाइट मिल रही है वो क्या है, हमारा सन। ट्रेवल्स टू अवर प्लैनेट डायरेक्टली फ्रॉम द सन। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सन एंड अर्थ। कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि सन और अर्थ के बीच का कोई भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द टू, यानी कि अर्थ और सन के बीच में बहुत सारी स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। विच डज़ नॉट कॉन्टैक्ट एयर, जो आपस में कॉन्टैक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो क्या रीज़न है दोनों का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके बीच में सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। फिर कह रहे हैं देन हाउ डज़ द हीट फ्रॉम सन रीचेज ऑन अर्थ। तो कह रहे हैं फिर सन की जो रोशनी है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है। when the possibilities of transfer heat through both conduction and convection are ruled out। कह रहे हैं कि कंडक्शन से और कन्वेक्शन से दोनों से ही हम जो अगर ये कहें कि ये पॉसिबल है तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हम ये देखेंगे पेज नंबर 43 पर चेक करेंगे। हीट फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स रीचेज अप बाय अ मोड नोन एज रेडिएशन। तो वही यानी कि दूर से जो हीट हमारी सप्लाई होती है, हमारी ऑब्जेक्ट पर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो वो क्या है, हमारी जो सन से हमारी जो अर्थ पर जो लाइट हमारी पड़ रही है तो वो किसके ज़रिए पड़ रही है, रेडिएशन के ज़रिए पड़ रही है। ठीक है, तो ये वर्क है रेडिएशन का, यानी जो भी डिस्टेंट सोर्स रीचेज होगी, यानी डिस्टेंस यानी दूर की जो लाइट रीच होगी, पहुंचेगी हमारी, उस प्रोसेस को, उस मोड को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। देन है द रेडिएशन कैरिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल। एंड रेडिएशन कह रहे हैं कि रेडिएशन जो हीट एनर्जी कैरी करती है उसको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन नीड्स नो मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस। कह रहे हैं इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही सॉलिड की, ना ही लिक्विड की, ना ही गैस की, किस लिए, ट्रैवल करने के लिए। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एनी हॉट ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट लिए, वेदर अ सॉलिड, कह रहे हैं या वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो, गिव्स आउट थर्मल रेडिएशन। कह रहे हैं कि उसको क्या देगी, वो थर्मल रेडिएशन देगी। यानी इसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, जैसे कि हमने कंडक्शन में लिक्विड और गैस पढ़ा था या कंडेंशन में हमने सॉलिड पढ़ा था, तो कह रहे हैं इसका कुछ नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ही ट्रैवल करेगी। ठीक है, दिस इज़ वाई द प्रेजेंस ऑफ अ हॉट ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग कैन बी फेल्ट इवन व्हेन देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट। व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन ऑब्जेक्ट्स, कह रहे हैं कि जब भी थर्मल रेडिएशन ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फॉल यानी आकर पड़ती है, द ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब इट एंड बिकम हॉटर। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस लाइट को यानी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। वो भी एक लाइट है, हीट मिल रही है तो वो कैसा हो जाएगा, फिर हॉट हो गया। फिर कह रहे हैं बट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट। लेकिन कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट हीट होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, अब वो किस किस पर डिपेंड है, फर्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल कैसा है जिस पर वो हीट पड़ने वाली है। नेक्स्ट है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, यानी कि उसका डिस्टेंस क्या है, जितनी दूरी से वो, कितनी दूरी से वो हीट आ रही है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर उस ऑब्जेक्ट का क्या कलर। ठीक है, तो कलर भी डिपेंड करता है कि उसको, उसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। फर्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। मेटल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब मोर हीट देन नॉन मेटल्स। कह रहे हैं मेटल्स जो हैं और वाटर जो हैं ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं नॉन मेटल से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेटल और नॉन मेटल में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कौन करता है, तो वो मेटल्स हैं। ठीक है, क्या है ये इसका, इसलिए क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं मेटल्स को, इसलिए हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। नॉन मेटल्स क्या हैं, हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करते हैं। देन है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, अब डिस्टेंस का क्या है, इफ़ द सोर्स ऑफ हीट एंड द ऑब्जेक्ट आर क्लोजर। कह रहे हैं अगर यानी कि जो भी हम सोर्स ऑफ हीट है यानी हीट जिससे मिलने वाली है और ऑब्जेक्ट
यानी जिस पर हीट वो जाने वाली है, अगर वो क्लोज़र हो यानी कि करीब में हो, द ऑब्जेक्ट विल रिसीव मोर हीट, तो ऑब्जेक्ट जो होगा यानी ऑब्जेक्ट को जिसको हीट चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिसीव कर पाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस भी मेजर करता है कि उसको हीट कितनी मिल रही है। फिर कह रहे हैं एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंक्रीजेज द हीट रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। कह रहे हैं अगर उसका डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा दूर होगा तो उसकी हीट वैसे वैसे डिक्रीज़ होती रहेगी, यानी कि कम होती रहेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट और जो हीट सप्लाई कर रहा है यानी सोर्स जो है और सोर्स ऑफ हीट जो है वो अगर कॉन्टैक्ट यानी कि करीब में है, नियर हैं, तो उसको हीट ज़्यादा मिलेगी, और अगर वो दूर हैं, डिस्टेंस से फार हैं, तो उनको हीट कम मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड क्या था हमारा, डिस्टेंस भी मेजर करता है हीट को, यानी सोर्स ऑफ हीट जो है उसको किस हिसाब से मिलनी है। थर्ड क्या था इसमें, कलर। अब कलर कैसे है, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन। कह रहे हैं कलर भी डिपेंड करता है। कह रहे हैं जैसे कि डार्क कलर है एब्जॉर्ब मोर, यानी डार्क कलर जो भी होते हैं वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, एज वेल एज गिव आउट मोर थर्मल एनर्जी, और ये इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं। तो डार्क कलर जो हैं वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट कलर्स एब्जॉर्ब लेस एंड गिव आउट लेस थर्मल, और इनसे थर्मल एनर्जी जो रेडिएशन जो है वो कम रिलीज होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइट कलर लेस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये जो है डार्क कलर जो है वो मोर थर्मल एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मैक्सिमम, एंड ब्लैक कलर क्यों ज़्यादा मैक्सिमम कर रहा है, क्योंकि डार्क कलर है, मैंने भी क्या बताया, डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर। ठीक है, तो ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा एंड गिव आउट मैक्सिमम थर्मल रेडिएशंस, और ये जब ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल रेडिएशन इससे रिलीज़ होंगी। ठीक है, यानी कि डार्क कलर से थर्मल रेडिएशन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होंगी। क्यों, क्योंकि ये डार्क कलर जो है वो हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। द वाइट एंड सिल्वर एब्जॉर्ब मिनिमम, कह रहे हैं वाइट और सिल्वर कलर जो है क्योंकि ये लाइट कलर हैं तो ये मिनिमम हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और इसकी वजह से थर्मल रेडिएशन जो होंगी वो कम इससे रिलीज़ होंगी। ठीक है, तो हमें लाइट और डार्क कलर का भी ये भी डिपेंड करते हैं कि जो कलर है ऑब्जेक्ट का वो हमारा कैसा है। अगर वो डार्क है तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और थर्मल जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा उससे बाहर होंगी, और अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा लाइट है यानी कि हल्का कलर में है, वाइट या सिल्वर है, वो हमारा मिनिमम हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि मिनिमम उस पर थर्मल रेडिएशंस पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है चॉइस ऑफ कलर्स इन आवर लाइफ्स, यानी कि हमें चॉइस बता रहे हैं कलर्स की हमारी लाइफ में क्या है। कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, कह रहे हैं कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। सिंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रेडिएटेड आउट डिपेंड्स अपॉन द कलर्स, कह रहे हैं कि जो हम यानी हीट जो है वो जो सप्लाई हो रही है हमारे ऑब्जेक्ट पर, कलर्स पर भी डिपेंड करती है, जो अभी मैंने थर्ड पॉइंट में बताया है। द चॉइस ऑफ कलर्स ऑफ क्लोथिंग, अम्ब्रेला, वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। आपको कौन कौन से बता रहे हैं, क्लोथ कपड़े में आप कलर चूज़ करते हैं, अम्ब्रेलाज में कलर चूज़ करते हैं, वॉल्स में जो भी हम अपने बिल्डिंग्स में वॉल्स को पेंट करवाते हैं उसमें चूज़ करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी जो खाना बनाने के लिए बर्तन का इस्तेमाल करते हैं वो भी हम कलर उसमें चूज़ करते हैं। ठीक है, एट्सेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम कलर चूज़ करते हैं। शुड बी मेड इंटेलिजेंटली, कह रहे हैं सम इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस दैट आर जनरल यूज्ड आर, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वी वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर, कह रहे हैं हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए समर में। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, लाइट कलर की जो हीट है वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगी तो हमें गर्मी कम लगेगी उससे। ठीक है, बिकॉज मिनिमम हीट इज़ एब्जॉर्ब, क्यों, क्योंकि वो कम हीट एब्जॉर्ब कर रही है बाय देम फ्रॉम द सन से। कह रहे हैं सेकंड है डार्क कलर क्लोथ आर प्रीफर्ड इन विंटर, कह रहे हैं डार्क कलर के कपड़े हमें सर्दियों में पहनने चाहिए। क्यों, बिकॉज दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी और हमें सर्दी में यानी कि सर्दी जो है वो कम लगेगी। ठीक है, यानी कि हीट हमें इजीली मिलेगी। तो हमें यहाँ पर कलर्स बताया गया है कि कलर भी डिपेंड करते हैं कि हीट उसको किस तरह से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 43 पर देखिए, यहाँ हम लोग टिक दी करेक्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। पेज नंबर 44 पर इसके एक्सरसाइजेज हैं और पेज नंबर 45 पे फिर इसके क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी टिक दी करेक्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज, अब हमें इसमें क्या बताना है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है गोल्ड, सेकंड है सिल्वर, थर्ड वन इज कॉपर और फोर्थ है मरकरी। तो मैंने क्या बताया था, कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हम किस पर टिक कर देंगे, पेज नंबर 43 पर देखिए कॉपर हो गया। तो फर्स्ट में हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, कॉपर। डी नहीं है इसमें, ऑप्शन सी सर्किल है, उस पर हमें टिक करना है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 44, सेकंड है
मैंने इसको ऑलरेडी फिल किया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को फिल करवा रही हूँ, ठीक है। द थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर इस, कह रहे हैं थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो कौन सा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर पर टिक करेंगे। सेकंड का हो गया ए ऑप्शन। थर्ड है इन सॉलिड्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाई, कह रहे हैं सॉलिड्स में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है वो किसके ज़रिए होती है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है या कंडक्शन है। तो यहाँ पर सभी चेक करेंगे। सॉलिड्स में जो हमने पढ़ा था वो क्या था, हमारा कंडक्शन था, ठीक है। देखिए द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड ओनली, वो क्या है, कंडक्शन है। तो हमारा इस पर ऑप्शन हो जाएगा बी पर टिक करेंगे सभी, कंडक्शन। 3 देखिए, 4 देखिए कंडक्शन है यहाँ पर। 4th है कन्वेक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन। अब कन्वेक्शन ऑफ हीट किस में होती है, ओनली सॉलिड, ओनली लिक्विड। तो कन्वेक्शन में हम आते हैं। कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो इस पर लिक्विड एंड गैसेस देखिए डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन पर है हमारा लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे, डी ऑप्शन। 4th का हो गया डी ऑप्शन। 5th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। अब हमें बताना है कि इसमें से इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर यानी कि जो कंडक्टर नहीं, यानी हीट कंडक्ट नहीं करता है, तो वो कौन सा हमारा, एल्यूमिनियम है, बेकेलाइट है, मरकरी है या फिर स्टील है। तो बेकेलाइट जो है हमारा वो क्या है, इंसुलेटर है, जिसका हम यूज़ किस में करते हैं, यूटेंसिल्स के हैंडल्स में, ठीक है। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हमारा बेकेलाइट हो जाएगा, यानी 5th का बी। 6 देखिए विच इज़ द ओनली मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सा है हमारा, मरकरी। लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मैंने बताया था थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो हमारा हो गया मरकरी। नेक्स्ट आइए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, फर्स्ट देखिए द मेटल यूज इन थर्मामीटर इज, हमें मेटल का नाम बताना है जो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, तो वो कौन सा है, मरकरी, मैंने बताया था। नेक्स्ट है द डैश इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ मरकरी इनटू द बल्ब, तो वो क्या है, द कैपिलरी इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है, जो क्या करता है, मरकरी होता है इसमें बल्ब के पास, जो जिससे हम क्या करते हैं, अपने थर्मामीटर को यानी मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो क्या है, मरकरी है। फिर है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज़, अब हमें फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं 212 हमने पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट देखिए फ़ारेनहाइट स्केल का यहाँ से हमसे पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री ये 0 बनाएंगे, पॉइंट नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़, अब हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज बतानी है, तो क्या रेंज है उसकी, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक। तो यहाँ चेक करिए, देखिए यहाँ पर है डिफरेंस में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में देखिए द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड विद द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसमें दोनों ही लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है द इन वैक्यूम हीट एनर्जी कैन ट्रैवल बाय द प्रोसेस ऑफ, कह रहे हैं वैक्यूम में हीट एनर्जी जो है ट्रैवल करती है कैसे, रेडिएशन से, अभी हमने पीछे पढ़ा था। फिर है हीट फ्लोज फ्रॉम, अब हीट कैसे फ्लो करती है, मैंने क्या बताया था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी, तो हायर टेम्परेचर लिखना है हमें, बॉडी यहाँ पर है, और लोअर टेम्परेचर लिखना है, ठीक है। हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर की स्पेलिंग पीछे से चेक कर सकते हैं, और लोअर टेम्परेचर, ठीक है। स्पेस नहीं थी इसलिए थोड़ा ऐसे हो गया है। नेक्स्ट आइए टिक दी करेक्ट ऑप्शन, सेम पेज नंबर 44। फर्स्ट है एयर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कह रहे हैं एयर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, नहीं, एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। देखिए हमने यहाँ पीछे क्या पढ़ा था, यहाँ पर है देखिए एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी अपनी सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी फर्स्ट टिक द करेक्ट है हमारी, फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है ये, तो हमारा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट बताया है, एयर हमारी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन कन्वेक्शन, कह रहे हैं एक्चुअल मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो किस में होता है, कन्वेक्शन में होता है, तो ये हमारा राइट है। नेक्स्ट है व्हेन वाटर एट 50 डिग्री इज प्योर्ड इन अ पैन एट 50 डिग्री द हीट फ्लोज फ्रॉम वाटर टू पैन, ये भी करेक्ट है हमारा। देन अ क्लिनिकल थर्मामीटर कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ आइस, कह रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं आइस को मेजर करने के लिए, नहीं, क्लिनिकल थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिफ्थ है द सन्स हीट रीचेज अस बाय द कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कह रहे हैं सन्स की जो हीट जो रीच होती है अर्थ पर वो कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन से होती है, नहीं, सिर्फ हमारी किससे होती है, वो रेडिएशन से होती है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग।
रेडिएशन से मैंने क्या बताया था, जो बहुत दूर से हीट हमारी आती है, जैसे कि सन और अर्थ का डिस्टेंस है, तो वो हमारी थी रेडिएशन प्रोसेस था। तो इसलिए इसमें तीनों प्रोसेस गिवन है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर सिर्फ इसमें रेडिएशन होता, जैसे कि द सन्स हीट रीचेज अप बाई रेडिएशन, तो ये हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6, देखिए द आउटर वॉल्स ऑफ सम बिल्डिंग्स आर पेंटेड ब्लैक ड्यूरिंग समर टू एब्जॉर्ब द हीट। कह रहे हैं आउटर जो यानी कि जो बाहर की जो वॉल्स होती हैं कुछ बिल्डिंग्स की, उसको ब्लैक पेंट किया जाता है ताकि वो हीट एब्जॉर्ब कर सके, राइट, क्योंकि डार्क कलर जो है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये मैचिंग है, तो देखिए मैचिंग मैंने इस तरह से नंबरिंग कर दी। जैसे फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, तो वो है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। सेकंड है टू बॉडीज़ इन कांटेक्ट, तो ये है हमारा कन्वेक्शन करंट। इसी तरह से आप लोग नंबर्स देख के इसको मैच कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पे हमारे क्वेश्चन आंसर है, तो इसके लिए हमें अपनी कॉपी ओपन करनी होगी। कॉपी पर देखिए पार्ट नंबर 4, 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं अपने 3 चैप्टर्स। सबसे पहले डेट शो करनी है यहाँ पर हमें, पार्ट नंबर 4, लेसन नंबर 4, लेसन नेम है हीट एंड टेम्परेचर, देन हेडिंग है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये जो हमें ब्लू कलर से पेज नंबर 45, देखिए पेज नंबर 45 पर हमें गिवन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ नोट करना है, व्हाई डू वी फील हॉट व्हेन वी सिट अंडर द सन डायरेक्टली। कह रहे हैं कि हमें जब हम सन से डायरेक्टली बैठते हैं तो हमें हीट यानी कि हमें हॉट क्यों लगता है, यानी हमें गर्मी क्यों लगती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी। मैंने क्या बताया था, हीट हमेशा फ्लो करती है कैसे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है सन के पास बैठने से हीट लगती है, और सॉरी हॉट फील होता है। सेकंड है वाई आर फ्रीजर्स प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो मैंने क्या बताया था कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो हमारा टॉप पर होता है, क्यों, क्योंकि उसको रेफ्रिजरेटर को कूल करना होता है। और मैंने क्या बताया था, जिसको भी कूल करना होता है तो वो हमारा कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, इसलिए उसको हम कहाँ रखते हैं, टॉप पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रीज़न लिखेंगे, द फ्रीज़र कंपार्टमेंट इज़ दैट द टॉप ऑफ द फ्रिज टू अवॉइड वार्निंग अप द रेस्ट ऑफ द फ्रिज, यानी बाकी की जो चीज़ें उससे अवॉइड होने के लिए। इट यूजेज़ द प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर राइजिंग, यानी कि हॉट एयर जो राइज हो रही है निकल जाए वो, एंड कोल्ड एयर लोवरिंग कोल्ड एयर, यानी कि जो कोल्ड एयर है वो हमारी क्या हो, डाउनवर्ड हो, और वो क्या हो जाए, कूल हो जाए। फ्रॉम द फ्रीज़र कोल्ड द फ्रिज वाइल हॉट एयर इज़ लॉस्ट, और जिससे हमारी क्या होगी, जो भी फ्रिज के अंदर हॉट यानी कि गर्म हवा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि लॉस हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। तो क्या था, द फ्रीज़र कंपार्टमेंट इज़ एट द टॉप ऑफ द फ्रिज टू अवॉइड है ये, ठीक है, अवॉइड वार्निंग अप द रेस्ट ऑफ द फ्रिज। फिर है इट यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर राइजिंग एंड कूल, इट यूजेज़ द प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर राइजिंग एंड कोल्ड एयर लोअरिंग, यानी कि जो भी उसका हॉट जो टेम्परेचर है वो उसका निकल जाए, और जो लो यानी कि कोल्ड टेम्परेचर है वो उसमें डाउनवर्डली पहुंच जाए। ठीक है, पूरे हमारे फ्रिज में कोल्ड एयर फ्रॉम द फ्रीज़र कोल्ड द फ्रिज विच हॉट एयर इज़ लॉस, और इससे क्या होगा, हमारी जो भी हॉट एयर होती है वो हमारी लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 नोट, आंसर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स है जिसको डिफाइन करना है। फर्स्ट है कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्टर्स, टेम्परेचर। तो ये चेक करिए यहाँ पर, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ नोट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नोट करने के बाद यहाँ हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले कंडक्शन को हम डिफाइन करेंगे। कंडक्शन क्या है, द मूवमेंट ऑफ समथिंग, द मूवमेंट ऑफ समथिंग सच एज हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मीडियम और पैसेज। कह रहे कंडक्शन क्या है, वो मूवमेंट है किसी भी चीज़ का जिससे हमारी क्या हो, जैसे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पैसेज हो, यानी कि पास हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से होगा, वो कंडक्शन का प्रोसेस होगा हमारा। नेक्स्ट इसमें सेकंड पूछा गया, देखिए कन्वेक्शन, तो हम कन्वेक्शन बताएंगे यहाँ पर कि कन्वेक्शन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन या फिर मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्ट्स, यानी हीटेड पार्ट्स जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे। वो कौन कौन से हैं, लिक्विड और गैस, यानी लिक्विड और गैस में ही हमारा कन्वेक्शन होगा। ठीक है, और कंडक्शन जो होगा वो हमारा किस में होगा, सिर्फ सॉलिड में होगा। नेक्स्ट है कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स पता ही है, द मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट इजीली थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, यानी वो मटेरियल जो इजीली हीट कंडक्ट करें
यानी इजीली हीट उसमें पास हो जाए, जैसे कि एल्युमिनियम है, क्या कहते हैं और क्या क्या चीज़ें, स्टील हैं, तो इन सब में हीट हमारी इजीली पास हो जाती है, उन सबको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 4 टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने टेम्परेचर अंडरलाइन करवाया था कि टेम्परेचर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, टेम्परेचर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस बताना क्या है उसका टेम्परेचर, हॉटनेस या कोल्डनेस दोनों ही चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हुआ। 4 पार्ट्स डिफाइन करने थे इसमें। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिफाइन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हमें इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर डिफाइन करना है, क्या होता है। तो आंसर यहाँ 3 कंप्लीट होने के बाद, इसके 4 पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। आंसर 4 देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर। मेजर होता है इससे टेम्परेचर किस किस के बीच में, 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के बीच में। इट इज़ यूज टू चेक द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसका हम यूज़ कब करते हैं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब आंसर नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। इसमें हमसे सिर्फ रेंज पूछी गई है किसकी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। तो यहाँ बुक में चेक करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, देखिए यहाँ पर है 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में से लिखेंगे बाकी की चीज़ें। देखिए, द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़, क्या है वो, 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक। केल्विन पर हमारा डिग्री नहीं आएगा, हमारा डिग्री किस पर आता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर। तो यहाँ पर हम लोग के आंसर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे। पार्ट नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर 4 में हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है अपने चैप्टर का। पेज नंबर एक बार चेक करते हैं। पेज नंबर है हमारा लेसन नंबर 4 का। पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 35 से हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था। पार्ट नंबर 4 सभी डालेंगे, डेट शो करनी है, लेसन 4 हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, पेज नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 तक हमने क्या किया था, 42, 43 तक एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, फिर हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट की थी पेज नंबर 43 से 44 तक, और पेज नंबर 45 पे हमने क्वेश्चन आंसर किए थे जो कि हमने अपने कॉपी में किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर PA फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिसमें पार्ट नंबर 1 में हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था, पार्ट नंबर 2 में हमने लेसन नंबर 3, पार्ट 4 में पार्ट 3 में लेसन 3 और पार्ट 4 में लेसन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का PA फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। यहाँ तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लिए। ठीक है, थैंक यू।